गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह का आनुवंशिक महत्व। तो जैसे कि हमें पता है कि रक्त समूह होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए, बी, एबी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। अलग अलग व्यक्तियों में, मनुष्य के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह होता है। किसी में ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में एबी और किसी में ओ पाया जाता है। एबी रक्त समूह कौन सा रक्त समूह है? सर्वग्राही रक्त समूह है। जबकि ओ रक्त समूह है वो कैसा है? सर्वदाता रक्त समूह। मतलब ये सभी व्यक्तियों से, एबी जो है सभी व्यक्तियों से रक्त को ग्रहण कर सकता है, इसको सर्वग्राही कहा जाता है। ओ रक्त समूह है तो इस ग्रुप वाला जो व्यक्ति है सभी व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। और हमें ये भी पता है कि मतलब जो ब्लड ग्रुप है, यदि रक्तदान किया जा रहा है तो वहां पर ब्लड ग्रुप या रक्त समूह मैच होना आवश्यक है, रक्त का मिलान होना आवश्यक है, रक्त समूह का मिलान होना आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रक्त समूह है जो उसका आनुवंशिक महत्व है। आनुवंशिक महत्व इसका क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम समझें कि मतलब हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर एक शिशु का जन्म हुआ है और उस शिशु पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। पहला दंपति कहता है ये मेरा पुत्र है, दूसरा दंपति कहता है यह मेरा पुत्र है या मेरा शिशु है। तो उसकी जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है? तो वहां पर जानकारी प्राप्त हो सकती है वो किसके आधार पर हो सकती है? रक्त समूह के आधार पर हो सकती है। यदि शिशु का और पेरेंट्स का रक्त समूह एक समान है तो वहां पर उस बच्चे की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या होने वाला जो शिशु है ये किस दंपति का है। तो इसको हम एक उदाहरण के आधार पर समझ सकते हैं। मतलब एक शिशु है जिस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं, का रुधिर वर्ग बी है। शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। शिशु है, उस शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी। शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी है। और एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ, प्रथम दंपति इधर लिखा हूं, प्रथम दंपति, और एक तरफ में कर देता हूं इधर द्वितीय दंपति। प्रथम दंपति और दूसरा है द्वितीय दंपति, मतलब भी पेरेंट्स है दोनों ही। तो प्रथम दंपति में पुरुष का जो रुधिर वर्ग है वह ओ, पुरुष का रुधिर वर्ग ओ, और इसमें जो जीन्स है वो आई, स्मॉल आई और स्मॉल आई है। और स्त्री का रुधिर वर्ग है ए बी, स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी, और इसमें जो जीन्स है वो आई ए आई बी। ओके। प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ और स्त्री का रुधिर वर्ग क्या है? ए बी। और जीन्स में क्रमशः पाए जाते हैं फर्स्ट आई आई और आई ए आई बी। फिर द्वितीय दंपति है, उसमें भी दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए है, पुरुष का रुधिर वर्ग ए, और जो ट्विंस है आई ए आई। फिर जो स्त्री है तो स्त्री का रुधिर वर्ग
और इसमें जींस है IB I। देखिए अब जो ये शिशु है तो ये शिशु किस पेरेंट्स का है, प्रथम दंपति का है या द्वितीय दंपति का है? प्रथम दंपति का है या द्वितीय दंपति का है? ये किस प्रकार से हमें पता लगेगा? रक्त समूह के आधार पर। रक्त समूह के आधार पर यदि शिशु का रुधिर वर्ग बी है, एक प्रकार से शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी है, और बी में जो जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक प्रकार से क्या तो IB या IBI। इस प्रकार के जीन्स हैं किसी दंपति में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो शिशु है या तो प्रथम दंपति का हो सकता है या द्वितीय दंपति का हो सकता है। दोनों में से इस प्रकार के जीन्स आने चाहिए या ब्लड ग्रुप भी आना चाहिए, तभी यह शिशु उस पेरेंट्स का हो सकता है, उस दंपति का हो सकता है। तो दोनों को हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। अब देखिए तो प्रथम दंपति है, प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग O और स्त्री का रुधिर वर्ग AB है। जीन्स कौन से? II और इसमें IAIB है। इसमें से युग्मक बनेंगे वो कौन से बनेंगे? I स्मॉल I और स्मॉल I। इसमें से कौन से बनेंगे? IB IA IB। पुरुष है, पुरुष में रक्त समूह कौन सा है? O है और इसकी जीन्स है II, और स्त्री में AB है IAIB। तो इसमें से जो युग्मक बनेंगे तो युग्मक कौन से बनेंगे? II और इसमें से IA और IB। अब इनका क्रॉस करेंगे। क्रॉस होगा इसका इन दोनों से होगा पहले और फिर इसका इन दोनों से होगा। क्रॉस कराने पर इसका इस वाले से इस प्रकार के जींस हो जाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? प्रभावित जींस को तो I कैपिटल को पहले लिखेंगे I फिर इसका इस वाले से क्रॉस क्या प्राप्त होगा? IB I। पहले हम कैपिटल लिख रहे हैं। कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रभावित कारक को हमेशा पहले लिखा जाता है, प्रभावित कारक को हमेशा पहले लिखा जाता है, अप्रभावित को बाद में लिखा जाता है। तो ये अप्रभावित वाला है और ये इसमें आए हैं जो जीन्स होते हैं वो अप्रभावित संयुग्म जीन। फिर इसका इस वाले से क्रॉस कैपिटल I A और स्मॉल I। फिर इसका इस वाले से क्रॉस क्या प्राप्त होगा? IB स्मॉल I। ओके, अब देखिए इसका तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब उस दंपति का द्वितीय दंपति, इसमें भी इसी प्रकार से सेम प्रकार से तो इसमें युग्मक कौन से रहेंगे? IA और इसके IB स्मॉल I। ओके, अब इनका क्रॉस कराएंगे हम। IB सॉरी IA IB इसका
इसका क्रॉस इस वाले से क्या होगा, IA स्मॉल आई, फिर इसका इन दोनों से कराएंगे IA स्मॉल आई और सॉरी IA इसका इससे कराएं IB और इसका इस वाले से क्रॉस कराएंगे तो IA स्मॉल। ओके, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही दंपतियां, प्रथम दंपति उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग में O है और स्त्री का AB है। अब इसके जो जीन्स हैं वो जीन्स कौन से हैं, इसके II है और इसके IB है। इसमें युग्मक क्या प्राप्त हो जाएंगे एक प्रकार से II और इसमें क्या प्राप्त होंगे IB। ओके, अब इसका क्रॉस इन दोनों से कराएंगे, पहले इसका इससे कराया तो क्या प्राप्त होगा IA, इसका इस वाले से कराएंगे तो IB, इसका इससे कराएंगे तो IA और इसका इससे कराएंगे तो IB। अब इसमें जो ये प्राप्त हुए हैं, ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये किस प्रकार का है, IA इस प्रकार का है, A रक्त समूह। कौन सा रक्त समूह है, A रक्त समूह। फिर ये वाला है रक्त समूह, तो ये कौन सा है, B, कौन सा है B, और ये वाला है ये कौन सा है, A ब्लड ग्रुप। फिर ये वापिस B ब्लड ग्रुप। ओके, फिर इसमें उसी प्रकार से इसका रक्त समूह A है और इसका B है। इसमें जीन्स हैं वो किस प्रकार के IA और IB। इसका क्रॉस कराने के पश्चात हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो ये IA IB है, ये किस प्रकार का रक्त समूह हो जाएगा, AB प्रकार का। तो ये AB प्रकार के रक्त समूह में इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं IA IB। फिर ये वाला है, ये इस प्रकार का रक्त समूह A प्रकार का, और ये AB प्रकार का रक्त समूह है, और ये वाला A रक्त समूह। ओके, अब देखिए जो शिशु है, शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, B। शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह क्या है, B है। अब B वाला जो रक्त समूह है वो किस पेज में आ रहा है, जब क्रॉस कराया उसके पश्चात में प्राप्त हो रहे रक्त समूह, तो B रक्त समूह किसमें आ रहा है, प्रथम दंपति में, इसे B है, यहाँ पर भी है। जबकि द्वितीय दंपति है उसमें B रक्त समूह कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। जबकि जो प्रथम दंपति है तो प्रथम दंपति में रक्त समूह है, B रक्त समूह है, और शिशु का रक्त समूह भी क्या है, B है। अर्थात ये जो शिशु है, यह शिशु किस दंपति का है, प्रथम दंपति का। क्यों है, यहाँ पर भी B ब्लड ग्रुप का रक्त समूह और शिशु का रक्त समूह भी क्या है, B। ओके, तो हम लिख सकते हैं यह शिशु, यह शिशु प्रथम दंपति का है। क्योंकि शिशु का रक्त समूह B है, जो प्रथम दंपति में उपस्थित
उपस्थित रक्त समूह से मिलान करता है। समझ गए? तो ये शिशु है, यह शिशु प्रथम दंपति का है क्योंकि शिशु का जो रक्त समूह है, शिशु का रक्त समूह बी है जो प्रथम दंपति में उपस्थित रक्त समूह से मिलान करता है। इस कारण से ये शिशु है वो प्रथम दंपति का है। ओके, समझ में आया होगा? तो जो आनुवांशिक महत्व है वो इस प्रकार से होता है, मतलब जो शिशु है या होने वाला बच्चा है वो किस पेरेंट्स का है उसका पता किसके माध्यम से लग सकता है? रक्त समूह के माध्यम से लग सकता है। तो जितने भी चिकित्सालय है तो वहां पर यदि इस प्रकार का केसेज आ जाते हैं तो रक्त समूह के मिलान से उसका पता लगाया जाता है, जो होने वाला शिशु है उसका पता लगाया जाता है कि मतलब ये बच्चा किस दंपति का है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो नोट कर लिया होगा इसको। अब देखिए जो रक्त होता है तो रक्त में प्रतिजन ए व बी के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसे आरएच कारक कहते हैं। आरएच कारक, यदि आरएच कारक है किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो उसको आरएच धनात्मक कहते हैं, और यदि किसी व्यक्ति में यह अनुपस्थित होता है तो उसको आरएच ऋणात्मक कहते हैं। तो आरएच कारक की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्नर तथा वीनर नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने की थी। उन्होंने किस पर की थी? एक बंदर पर की थी जिसका नाम था मकाका रीसस। मतलब प्रजाति मकाका रीसस नामक जो बंदर है उस बंदर में आरएच कारक की खोज की थी, और उसी से पता चला कि मनुष्य में भी ये आरएच कारक जो होता है उपस्थित होता है, और यदि किसी व्यक्ति में उपस्थित हैं तो वह आरएच धनात्मक, और यदि अनुपस्थित हैं तो वह आरएच ऋणात्मक होता है। विश्व में 85% जो व्यक्ति होते हैं तो उसमें आरएच कारक उपस्थित होता है, अर्थात आरएच धनात्मक होते हैं, और केवल 15% जो हैं उन व्यक्तियों में आरएच कारक जो होता है अनुपस्थित होता है, अर्थात वो ऋणात्मक होते हैं, आरएच ऋणात्मक होते हैं। तो आरएच कारक पढ़ेंगे, आरएच कारक के बारे में। आरएच कारक तो रक्त में प्रतिजन ए और बी के अतिरिक्त और कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? आरएच प्रतिजन पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्नर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने की, और किस पर की थी? मकाका रीसस नामक बंदर पर। आरएच कारक की खोज कार्ल लैंडस्नर और वीनर नामक वैज्ञानिकों ने
मकाका रिसस नामक बंदर पर मकाका रिसस नामक बंदर पर की थी। मकाका रिसस जो बंदर है उस पर कॉर्डेंस नर तथा पीनर नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। और विश्व में 85% जो व्यक्ति होते हैं उसमें उनमें आरएच कारक पाया जाता है, अर्थात लोग आरएच धनात्मक होते हैं। और 15% ही हैं जिनमें यह कारक अनुपस्थित होता है या प्रतिशत अनुपस्थित होता है, वो कहते हैं आरएच ऋणात्मक है। तो कितने प्रतिशत विश्व में? 85% व्यक्तियों में 85% व्यक्तियों में आरएच कारक उपस्थित होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? आरएच धनात्मक कहलाते हैं। आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, आरएच धनात्मक कहलाते हैं। और 15% जो व्यक्ति होते हैं 15% व्यक्तियों में आरएच कारक अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता है, और वो कहलाते हैं आरएच ऋणात्मक। आरएच ऋणात्मक कब? जब आरएच कारक अनुपस्थित तो आरएच ऋणात्मक, और आरएच कारक उपस्थित है तो आरएच धनात्मक कहलाते हैं। तब जो रक्त है तो रक्त में एक तो प्रतिजन ए व बी और उसके अतिरिक्त आरएच प्रतिजन भी पाया जाता है। तो जब रक्तदान किया जाता है तो ब्लड ग्रुप जो रक्त समूह है उसकी भी जांच की जाती है, उसका भी मिलान होना आवश्यक है। और एक और जो आरएच कारक है इसका भी मिलान होना आवश्यक है। तो इसको भी रक्तदान करते समय देखा जाता है, इसका मिलान होना भी आवश्यक है। अब आरएच जो कारक है उसके 5 प्रकार होते हैं। आरएच कारक जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आरएच कारक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। RH C, RH C यहाँ पर C कैपिटल है। दूसरा RH स्मॉल c लिखा है हमने यहाँ पे, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c, RH D, RH D, RH कैपिटल E व RH स्मॉल। RH जो कारक हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। RHC, यहाँ पे कैपिटल C हो, यहाँ पे स्मॉल c, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E और RH स्मॉल। ये 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है आरएच कारक है वो कौन सा है? RH D कारक। RH D कारक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, अधिक प्रतिरक्षित जन्म होता है, इस कारण से ही इसका महत्व अधिक होता है। अब रक्तदान किया जाता है तो उस समय आरएच कारक का मिलान अभी आवश्यक है। आरएच धनात्मक व्यक्ति का रुधिर होता है वह आरएच धनात्मक व्यक्ति को दिया जा सकता है या चढ़ाया जा सकता है, और आरएच ऋणात्मक है किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति आरएच ऋणात्मक है तो उसका जो रुधिर है वो आरएच ऋणात्मक को ही दिया जा सकता है। अब आरएच धनात्मक व्यक्ति का जो रुधिर है आरएच ऋणात्मक को दे दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि मतलब जो
RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का रुधिर है RH ऋणात्मक या नेगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, RH ऋणात्मक में वाले व्यक्ति या ग्राही में उसके प्रति RH ऋणात्मक मतलब RH पॉजिटिव है, उसका रुधिर किसको दिया जाता है, RH ऋणात्मक को दिया जाता है। तो ये दाता है और ये क्या है, ग्राही है, मतलब ग्रहण करने वाला। तो इसका रुधिर है, इसको दे दिया जाता है। तो RH ऋणात्मक व्यक्ति है तो उसमें इसके प्रति RH पॉजिटिव के प्रति क्या उत्पन्न हो जाएंगे, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे। और वह प्रतिरक्षी जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाएंगे, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे। और प्रतिरक्षी जैसे उत्पन्न हो जाते हैं तो वहीं पर इसके प्रतिरक्षी RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का जो रुधिर है उस प्रतिजन के प्रति क्या कर देंगे, उसकी आरबीसी को नष्ट कर देंगे, क्लोटिंग कर देंगे, रक्त का थक्का बन जाएगा। और जैसे रक्त का थक्का बन जाएगा तो वहीं पर उसकी आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस कारण से RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का जो रुधिर होता है RH पॉजिटिव को दिया जा सकता है, RH नेगेटिव वाले का जो रुधिर है RH नेगेटिव वाले को दिया जा सकता है। मान लीजिए कि मतलब एक पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग RH कारक है, RH पॉजिटिव है, कोई व्यक्ति है उसमें RH पॉजिटिव है, और एक महिला है या स्त्री है उसका रुधिर वर्ग क्या है, RH नेगेटिव है, ऋणात्मक है। RH कारक एक व्यक्ति का, पुरुष का क्या है, यदि ये क्या है, पुरुष है और इधर क्या है, स्त्री। RH पॉजिटिव व्यक्ति है उसका रुधिर किसको दिया जा रहा है, RH नेगेटिव वाली स्त्री को दिया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। अब जैसे चढ़ा दिया जाता है तो इसमें होने वाली जो प्रथम संतान है, यदि माता क्या है, गर्भवती है, और उसमें होने वाली जो प्रथम संतान है वह तो क्या है, सुरक्षित रहेगी। प्रथम संतान वह तो क्या है, सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ हो जाएगी, स्वस्थ जन्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो संतान है, नेक्स्ट इसकी जो दूसरी संतान है, अब दूसरी जब संतान होगी तो वह किस रूप में होगी, मृत रूप में होगी। दूसरी संतान क्या होगी, वह मृत होगी। उसकी जो स्त्री है, स्त्री में भ्रूण पहले से मर जाएगा या होने के पश्चात वह मर जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब RH पॉजिटिव रुधिर है स्त्री को चढ़ाया गया है, तो जैसे चढ़ाया गया तो स्त्री में जो भ्रूण बना है तो भ्रूण का जो ब्लड ग्रुप है, ये RH कारक है, वो कौन सा होगा, RH पॉजिटिव होगा। अब जैसे गर्भाशय में भ्रूण उपस्थित है तो उस भ्रूण का RH पॉजिटिव है, तो भ्रूण किस प्रकार का है, RH पॉजिटिव, और माता क्या है, RH नेगेटिव होगी। अब पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके पश्चात में जैसे भ्रूण का जन्म होता है तो इसके जो पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, वह माता के रक्त के साथ मिल जाता है, और मिलने के पश्चात यहाँ पर जो स्त्री है उस स्त्री में इस पॉजिटिव के प्रति क्या आ जाते हैं, प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं, और पहली जो संतान है वो तो स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दूसरी संतान होगी तो इसके जो प्रतिरक्षी हैं वह इस प्रतिजन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नष्ट करने के पश्चात उसकी आरबीसी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वहीं पर एक रोग हो जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भकर्ताणु कोरक। गर्भकर्ताणु
कोरकता नामक रोग हो जाता है, जिस कारण से जो दूसरी संतान है वह मृत होगी। ओके, समझ में आया कि मतलब जो जब आरएस पॉजिटिव वाला रुधिर है वह आरएस नेगेटिव वाली स्त्री को चढ़ा दिया जाता है, तो प्रथम जो संतान है वो तो क्या होगी, स्वस्थ होगी, और जैसे दूसरी संतान होगी तो वह किस रूप में होगी, मृत होगी। क्यों होगी, क्योंकि आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव स्त्री को चढ़ाया जाता है, तो प्रथम संतान में तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उसका जो रुधिर वर्ग है आरएस कारक है, आरएस पॉजिटिव है, और माता का है आरएस नेगेटिव, तो उसमें प्रथम बार में तो जो प्रतिरक्षी उत्पन्न हुए हैं वो उसको नष्ट नहीं करेंगे, रक्त में उपस्थित आगे से नष्ट नहीं करेंगे, या प्रोटीन नहीं होगा। लेकिन जैसे दूसरी संतान होगी तो वहां पर जो गर्भाशय फट जाता है, गर्भाशय फटने के पश्चात में सारा रुधिर है उस गर्भाशय में उपस्थित वह माता के शरीर में रहता है। इस कारण से उस रक्त के प्रति प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाएंगे, और वह प्रतिरक्षी उस प्रतिजन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, आरबीसी को नष्ट कर देंगे, और वहीं पर जो होने वाली दूसरी संतान है वह कैसे होगी, मृत होगी। और इसी रोग को नाम दिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटिलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग कहते हैं। अब इसके उपचार के लिए, निवारण के लिए क्या किया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी का टीका लगाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है प्रतिरक्षी है एक प्रकार का, जिसे रोगम प्रतिरक्षी के नाम से भी जाना जाता है, रोगम प्रतिरक्षी। तो इस रोगम प्रतिरक्षी या IgG का उस महिला में टीका लगाया जाता है, या उस जो होने वाले शिशु है उसमें लगाया जाता है, तो जिससे यह जो शिशु है वह शिशु मृत नहीं होगा, सुरक्षित होगा। तो इस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के अलावा आरएस कारक भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसका मिलान भी होना आवश्यक है। जब रक्तदान किया जाता है तो उस समय इसका मिलान होना या मैच होना आवश्यक है।